हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था 4.4 हमारा नॉवेल सेक्शन जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं, द साइन ऑफ फोर। ये हमने अपना चैप्टर जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको सिनॉप्सिस करवा दिया था। इसी के साथ साथ हमने एक्सट्रैक्ट जो है जो दिया हुआ है उसका हमने सिनॉप्सिस, और उसी के साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना प्लॉट ऑफ द नॉवेल, और हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा थीम ऑफ द नॉवेल। तो ये सारी जो चीज़ है आउटलाइन जो है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो स्टोरी है बेसिकली शर्लॉक होम्स एक ऐसा डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिसको बनाया है हमारे सर ऑथर इग्नेशियस कोनन डॉयल ने। तो बेसिकली इन्होंने इस कैरेक्टर को इवॉल्व किया है और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी है जो काफ़ी फेमस बुक्स रही है। तो द साइन ऑफ फोर एक ऐसी कहानी है जो इन्होंने लिखी है नॉन फिक्शनल, जो कि एक आगरा के ख़जाने के ऊपर है जो चोरी हुआ था और कैसे उससे रिलेटेड लोगों की लाइफ में चेंजेस आने लगे, कैसे आगरा के ख़जाने की चोरी कितने लोगों की जान ले चुकी है और कहाँ तक ये स्टोरी जो है वो पहुँची है। तो ये हमने ऑलरेडी अपने सिनॉप्सिस में, आउटलाइन में और प्लॉट में ऑलरेडी देख लिया था। आज बच्चों हम एग्जैक्टली ये जो सिनॉप्सिस हमने एक्सट्रैक्ट का किया था उसी के साथ साथ हम जो एक्सट्रैक्ट है उसको स्टार्ट कर देंगे। द साइन ऑफ फोर। ओके, द साइन ऑफ फोर, द स्टेटमेंट ऑफ द केस। अब एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ द केस बोलता क्या है यहाँ पर, शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी हम देखेंगे आज। मिस मॉस्टन एंटर्ड द रूम विद अ फर्म स्टेप एंड एन आउटवर्ड कंपोजर। सो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है मिस मॉस्टन जो है, कौन है मिस मॉस्टन, जो हमने देखा था कि जिसके पास हर एक साल में एक स्पेसिफिक दिन जिसके घर पे एक मेल के थ्रू क्या आता है, पर्ल आता है, मोती आता है। तो उसके पास एक साल ऐसा होता है, 6 साल तक उसके पास वो पर्ल आ रहा है उसके मेल में। एक बार ऐसा होता है कि उसको एक लेटर भी आता है और उसको कोई मिलने बुलाता है। कौन मिलने बुलाता है? जिसने ये पर्ल जो है वो उसको हर साल भेज रहा था। तो अब मिस मॉस्टन जो है वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचती है और शुरुआत इस कहानी की कुछ ऐसे होती है कि वो जाकर मिलती है किससे, हमारे शर्लॉक होम्स से, और उनको बोलती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। नाउ Miss Mostyn entered the room with a firm step and an outward composure of manners. Outward composure of manners यानी कि बहुत ही तहजीब और तमीज़ के जैसे हम किसी रूम के अंदर एंटर करते हैं, या तो दरवाजे को नॉक करते हुए एंटर करते हैं, परमिशन लेते हुए एंटर करते हैं, तो उसी तरीके से वो एक फर्म स्टेप लेते हुए क्या करती है, जब इस रूम में जा रही होती है शर्लॉक होम्स से मिलने, तो उस रूम में एंटर करने के पहले अपनी सारी तहजीब और तमीज़ के साथ वो वहाँ पर एंटर हो जाती है। शी वॉज अ यंग लेडी, स्मॉल, डेंटी, वेल ग्लोव्ड एंड ड्रेस्ड इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट। यानी कि वो एक यंग लेडी है, काफ़ी जवान है वो लड़की, उसी के साथ साथ काफ़ी स्वीट, काफ़ी इनोसेंट सी भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, उसी के साथ साथ वेल ग्लोव्ड। वेल ग्लोव्ड यानी कि बच्चों इंग्लैंड साइड में क्या होता है, ज़्यादातर जो फीमेल्स होते हैं वो हाथों में अपने ग्लोव्स पहना करते हैं, ये उनका पूरा ड्रेसिंग का सेंस होता है। तो वेल ग्लोव्ड यानी उसने अपने हाथों में जो ग्लोव्स है वो सही से पहने थे। ड्रेस्ड इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट, और काफ़ी अच्छा खासा उसने उसके पहनावे के बारे में बोला है कि उसका पहनावा भी ठीक ठाक ही था। देयर वॉज हाउएवर अ प्लेननेस एंड सिंप्लिसिटी अबाउट हर कॉस्ट्यूम विच बोर विथ इट अ सजेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स। लेकिन जो उसने पहनावा जो पहन रखा था उसके साथ काफ़ी लिमिटेड मीन्स था, यानी कि बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, कुछ लिमिटेड चीज़ें थी जो उसने उसके साथ पहन रखी थी। द ड्रेस वॉज अ सोम्बर ग्रेश बीज। ग्रेश मतलब बच्चों यहाँ पर जो येलो और ग्रे का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उस तरीके का एक डल येलो आप बोल सकते हो या डल ग्रे कलर बोल सकते हो। ऐसे दो कॉम्बिनेशन में जब कलर्स होते हैं तो उसने एक डल कलर का कपड़ा जो है वो पहना हुआ था। अनट्रिम्ड एंड अनब्रेडेड। अनट्रिम्ड यानी कि अनट्रिम्ड एंड अनब्रेडेड, अनब्रेडेड का मतलब होता है बाल जो है वो उसके बंधे हुए नहीं थे। एंड शी वोर अ स्मॉल टर्बन ऑफ द सेम। आपने कई बार बच्चों अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ फीमेल्स भी होते हैं जो टर्बन पहनते हैं, राइट। तो किस तरीके से वो अपने सर के ऊपर टर्बन पहनते हैं, तो उसने एक छोटा सा टर्बन भी सर पर पहना हुआ था। विद डल हु रिलीव्ड ओनली बाय अ सस्पिशन ऑफ वाइट फेदर इन द साइड, और उसी के साथ साथ उसके साइड में एक क्या है, फेदर जो है वो पंख जो है वो भी लगा हुआ था। अब इसके आगे ये तो उसके पहनावे के बारे में बात हो गई और मिस मॉस्टन जो है उसके बारे में बात हो गई। अब her face had neither regularity of feature nor beauty of complexion, but her expression was sweet and amiable, and her large blue eyes were singularly spiritual and sympathetic। तो बेसिकली उस लड़की के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, यंग लेडी थी, काफ़ी अच्छी थी। इसी के साथ साथ ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी थी, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन था, नहीं, लेकिन एक सिंपल सी स्वीट सी लड़की थी जो वहाँ पर रूम में एंटर हुई थी।
In an experience of women which extends over many nations and 3 separate continents, I have never looked upon a face which gave a clear promise of a refined and sensitive nature. तो यहाँ पर उसकी तारीफ में क्या बोला है? In an experience of women, यानी औरतों के अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाए, जहाँ पर मैंने बहुत सारे नेशंस देखे हैं और अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट्स भी देखे हैं, मैं ऐसी किसी लड़की का चेहरा मैंने नहीं देखा। कुछ लोगों का चेहरा होता है ना कि उनके चेहरे पे सारी चीज़ें, सारी बातें जो है वो छलक कर आती है, काफ़ी क्लियरली उनके फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस जो है वो दिखाई भी देने लग जाते हैं। उसी के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव नेचर की लड़की थी। तो मैंने दुनिया भर में बहुत सी औरतों को देखा, लेकिन ऐसी लड़की को मैंने कहीं नहीं देखा। I could not but observe that as she took the seat which Sherlock Holmes placed for her, her lip trembled, her hand quivered, and she showed every sign of intense inward agitation. So basically, यहाँ पर बोला जा रहा है I could not but observe that as she took the seat with Sherlock Holmes. तो जैसे ही वो आती है, मैं उसको ऑब्जर्व करा था। जैसे ही वो आई, आने के बाद शर्लॉक होम्स ने उसको एक सीट ऑफर की, मतलब बैठने के लिए। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो उनको बैठने के लिए बोलते हैं, सिमिलरली शर्लॉक होम्स जो है उन्होंने भी क्या किया, उनको बैठने के लिए एक सीट ऑफर की। जब वो वहाँ पर बैठ गई तो हर लिप ट्रेम्बल्ड, हर हैंड क्विवर्ड यानी कि थोड़े बहुत थरथरा रहे थे उसके हाथ, क्योंकि जब हम किसी अननोन से मिलने जाते हैं, कुछ बातें करनी होती है, तो कई बार एक नर्वसनेस होती है। तो यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो बता रहा है कि वो लड़की जो थी वो थोड़ी सी नर्वस थी। अब मिस मॉस्टन जो है वो क्या बोलती है? आई हैव कम टू यू मिस्टर होम्स, शी सेड, बिकॉज यू वंस enabled my employer Mrs. Cecil Forrester to unravel a little domestic complication. She was much impressed by your kindness and skill. अब वो उसको बता रही कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ। मिस मॉस्टन उसको बोलती है, मिस्टर होम्स मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि एक बार पहले आपने मेरे एम्प्लॉयर, यानी जिसके पास वो काम करती है तो वो उसका एम्प्लॉयर है, तो बोलती मेरे एम्प्लॉयर जो है जिसका नाम है मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, उसकी आपने कुछ मदद की थी। हो सकता है उसका कोई केस होगा पुराना, डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड था, घरेलू चीज़ों से कुछ रिलेटेड था। तो मिस्टर होम्स जो है उन्होंने क्या की थी, उसकी मदद की थी और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। कौन? मिसेस सेसिल फॉरेस्टर जो है आपके काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो उसको देखते हुए मैं जो है वो आपकी स्किल से बहुत इम्प्रेस थी, इसीलिए मैं भी आपके पास कुछ काम के लिए आई हूँ। तो फिर मिस्टर होम्स जो है वो थोड़ा सोचकर बोलते हैं, मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड थॉटफुली। जैसे अगर हमको कोई तीसरे इंसान के बारे में कोई बात करे तो हम उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा ये इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वो भी उसी तरीके से थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं, मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड थॉटफुली, आई बिलीव दैट आई वॉज ऑफ सम स्लाइट सर्विस टू हर, द केस हाउएवर एज आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी सिंपल वन। तो शर्लॉक होम्स उनको क्या बोलते हैं कि ओ हाँ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, अच्छा हाँ मुझे याद आया, लेकिन उनका केस तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था जो मैंने हेल्प किया, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो उनकी बहुत ही कम मदद की, उनका केस जो था वो बहुत सिंपल था। She did not think so, but at least you cannot say the same of mine. अब वो बोलती है वो ऐसा नहीं सोचती है। कौन नहीं सोचती है? मिसेस सेसिल फॉरेस्टर जो है वो ऐसा नहीं सोचती है कि उसका केस काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। आप क्योंकि आप डिटेक्टिव हो इसके लिए आपको वो चीज़ काफ़ी सिंपल लग रही है, लेकिन वो एज आपकी क्लाइंट उसको ये चीज़ सिंपल नहीं लग रही है। इसी के साथ साथ वो बोलती है आप उसके केस के बारे में सोच सकते हो कि सिंपल है, लेकिन मैं जो केस लेकर आई हूँ वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। I can hardly imagine anything more strange, more utterly inexplicable than the situation in which I find myself. बोलती है मैं सोच भी नहीं सकती जो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आपको बताने वाली हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उस सिचुएशन में मैं ऑलरेडी कैसे डील कर रही हूँ ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। होम्स रब्ड हिज हैंड एंड हिज आइज ग्लिटन। अब होम्स ने जब ये सुना कि मेरे पास कोई एक अच्छा केस आया है, कोई ऐसा केस आया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करने वाला है, तो बड़ा वो खुश भी हो जाता है और एकदम हाथ रब करते हुए वो सोचता है और उसकी आंखें चमकने लग जाती है कि ये मुझे क्या बोलने वाली है। He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration. अब जब हमको किसी की बातों में दिलचस्पी आती है तो हम बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते हैं। इसी तरीके से जो शर्लॉक होम्स है वो भी क्या करते हैं, बड़े ही ध्यान से मिस मॉस्टन जो है वो उनकी बातें सुनने के लिए अपनी चेयर पर बैठते हैं, आगे थोड़ी लीन हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं और उनकी तरफ देखकर बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। Upon his clear-cut hawk-like features, state your case, said he in brisk business tones. यानी कि अब वो बैठ गए उसके सामने एकदम और कंसंट्रेशन के साथ उसकी बात सुन रहे हैं मिस मॉस्टन की और उसको बोलते हैं अपने केस के बारे में आगे बताओ। I felt that my position was an embarrassing one. You will, I am sure. Excuse me, I said, rising from my chair. यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है, फिर उनको लगता है थोड़ी सी मेरी जो पोजीशन है बैठने की एम्बेरसिंग वाली है, तो you will, I am sure, excuse me. तो वो बोलता है
आई एम श्योर कि तुम जो है वो समझ जाओगे। एक्सक्यूज़ मी बोल के वो वहाँ से उठ जाते हैं, अपनी चेयर से जो है वो उठ जाते हैं। To my surprise, the young lady held up her gloved hand to detain me. If your friend, she said, would be good enough to stop, he might be of inestimable service to me. I relapsed into my chair. तो जब मुझे इस बात का बड़ा ही सरप्राइज़ हुआ कि वो जो यंग लेडी है वो उठती है, अपने ग्लोव वाले हैंड्स को डिटेन करते हुए बोलती है, इफ़ योर फ्रेंड, शी सेड, वुड बी गुड इनफ टू स्टॉप मी, यानी कि आपका जो दोस्त है अगर वो मुझे रोकेगा, ही माइट बी ऑफ इनएस्टिमेबल सर्विस टू मी, तो आपकी ये सर्विस जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। आई रिलैप्स्ड इनटू माय चेयर। ब्रीफली शी कंटिन्यूड, द फैक्ट्स आर दीज। अब वो शुरू करती है स्टोरी को बताना, किसको, शर्लॉक होम्स को बताना शुरू करती है स्टोरी के बारे में। माई फादर वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन रेजिमेंट, यानी कि अब वो अपने फादर के बारे में बता रही, केस की उसने शुरुआत कर दी कि कौन थे मेरे फादर। इंडियन रेजिमेंट में एक ऑफिसर हुआ करते थे, हु सेंट मी होम व्हेन आई वॉज क्वाइट अ चाइल्ड, जिन्होंने मुझे घर भेज दिया था जब मैं छोटी बच्ची थी। माई मदर वॉज डेड एंड आई हैड नो रिलेटिव इन इंग्लैंड। अब वो अपनी फैमिली हिस्ट्री जो है वो शुरुआत करती है बताने की कि मेरे फादर एक ऑफिसर थे इंडियन रेजिमेंट में, जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया था। मेरी जो मदर है उसकी डेड हो चुकी थी ऑलरेडी, और मेरे पास कोई रिलेटिव भी नहीं थे। आई वॉज प्लेस्ड हाउएवर इन अ कंफर्टेबल बोर्डिंग एस्टैब्लिशमेंट एट एडिनबर्ग, यानी कि वो बता रही है कि मुझे कहाँ पर भेज दिया गया था, एक बोर्डिंग स्कूल जो होती है, बोर्डिंग स्कूल टाइप्स, तो वहाँ पर मुझे भेज दिया गया था एडिनबर्ग में। एंड देयर आई रिमेन्ड अंटिल आई वॉज 17 ईयर्स ऑफ एज, और वहाँ पर मैं कब तक रही, वहाँ पर मैं रही जब तक मैं 17 साल की थी। In the year 1878, my father, who was senior captain of this regiment, obtained 12 months leave and came home. यानी 1878 में वो अपने फादर के बारे में बता रही, जो कि सीनियर कैप्टन हो गए थे अपने रेजिमेंट के। उन्होंने क्या किया था, 12 महीने की छुट्टी ली थी, एंड केम होम, यानी 12 महीने की छुट्टी लेकर क्या करते हैं वो अपने जहाँ रेजिमेंट था वहाँ से वो हमारे घर लौट आते हैं। ही टेलीग्राफ टू मी फ्रॉम लंडन दैट ही हैड अराइव्ड ऑल सेफ एंड डायरेक्टेड मी टू कम डाउन एट वंस, गिविंग द लंगम होटल एज हिज एड्रेस। अब वो क्या बोलते हैं, उसको टेलीग्राफ करते हैं और बच्ची को इन्फॉर्म करते हैं अपनी कि मैं सेफली यहाँ पर लंदन में आ गया हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ और इस होटल में आकर तुमको ठहरना है, तो तुम मेरे बारे में वहाँ बता देना ना। हिज मैसेज एज आई रिमेंबर वॉज फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, ये जो चिट्ठी भेजी थी, तो वो बहुत ही मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नर्वस होंगे या किसी तरीके के टेंशन में होंगे या कोई प्रॉब्लम होने वाली है उनके साथ। On reaching London, I drove to the Langham and was informed that Captain Mostyn was staying there, but that he had gone out the night before and had not yet returned. अब जैसे ही उनकी बेटी जो है मिस मॉस्टन जो है वो अपने फादर से मिलने के लिए लंगम होटल पहुंचती है। अब वहाँ पर जाती है तो डेफिनेटली होटल में जाकर पहले वो इंक्वायरी करेगी अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है, कैप्टन मॉस्टन नाम है। तो होटल वालों ने उनको क्या इन्फॉर्म किया कि आपके जो फादर है डेफिनेटली यहाँ पर आए थे, लेकिन कल रात वो कहीं बाहर गए हैं और तब से अभी तक होटल में रिटर्न नहीं आए हैं। आई वेटेड ऑल डे विदाउट न्यूज़ ऑफ हिम। तो अब मिस मॉस्टन जो है पूरा दिन इंतजार करती है किसका, अपने फादर का, कि उनकी कहीं से कोई खबर आ जाए। दैट नाइट ऑन द एडवाइस ऑफ द मैनेजर ऑफ द होटल आई कम्युनिकेटेड विद द पुलिस एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी एडवर्टाइज्ड इन ऑल द पेपर्स। तो अब क्योंकि उसने पूरा एक दिन इंतज़ार कर दिया, कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है, तो वो क्या करती है, होटल का जो मैनेजर है वो क्या इन्फॉर्म करता है मिस मॉस्टन को, एडवाइस देता है कि आप एक काम करो, आप जाओ और पुलिस में इस चीज़ की कंप्लेन करो कि आपके फादर अब तक घर नहीं आए हैं। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, पुलिस में भी कंप्लेन किया और जाकर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर जो है वो मिसिंग है। Our inquiries led to no result and from that day to this no word has ever been heard to my unfortunate father. अब वो जो भी इंक्वायरीज़ हमने इतनी की थी लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। आज तक कोई अता पता नहीं है मेरे फादर का और ना ही उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मुझे कभी सुनने मिली है। दिस डे नो वर्ड, यानी कि आज तक कोई खबर, कोई किसी के बारे में, किसी से भी मुझे कुछ पता नहीं चला है। He came home with his heart full of hope to find some peace, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut short the sentence. अब वो बोलने जाती है, जब हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं तो कुछ बातों के लिए जब हमको ऐसा लगता है कि अब हम रो ना दे तो हम लोग अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। सेम सिचुएशन उसके साथ थी। वो यहाँ इतना ही बोलती है कि वो घर आए थे ताकि इस उम्मीद से आए थे कि थोड़ी सी उनको उनके मन को शांति मिले, क्योंकि इतने टाइम काम में उन्होंने निकाल दिया। एज एन ऑफिसर, सीनियर कैप्टन ऑफिसर थे और वो छुट्टी मनाने अपने फैमिली के साथ जब आए थे, तो मेरे साथ जब छुट्टी मनाने आए थे तो उन्होंने
सोचा कि चलो अपने घर पर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा कंफर्ट जोन रहेगा, इतना वो बोलती है और बोलते बोलते वो थोड़ा सा रुक जाती है, अपने हाथों को जो है वो अपने थ्रोट तक लेकर जाती है एंड चोकिंग सॉप कट शॉर्ट द सेंटेंस, और ऐसे बोलते बोलते जैसे हम रुक जाते हैं ताकि हमको रोना ना आए, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। दिस डेट आस्क्ड होम्स ओपनिंग हिज नोटबुक। अब उसकी जो नोटबुक है जिसके अंदर वो एक एक चीज़ नोट डाउन करके रखती है, तो वो देखता है उसको और बोलता है दिस डेट, यानी एक डेट के बारे में बात चल रही है। शर्लॉक होम्स उसको पूछता है ओपनिंग हिज नोटबुक ही डिसअपियर्ड अपॉन द 3rd December 1878। तो वो कभी डिसअपियर हुए थे 3rd December 1878, यानी शर्लॉक होम्स जो है अपनी बुक में सब कुछ नोट डाउन करते हुए पूछते हैं नियरली 10 years ago, यानी कि आज से 10 साल पहले। हिज लगेज, वो पूछती है उनके सामान के बारे में, रिमेन्ड एट द होटल, देर वॉज नथिंग इन इट टू सजेस्ट अ क्लू, सम क्लोथ्स, सम बुक्स एंड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्यूरियोसिटीज फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। यानी कि अब वो क्या बोलते हैं, यानी वो पता लगाने की कोशिश करते हैं शर्लॉक होम्स कि उनका जो सामान था जब वो गायब हो गए, तो उनका जो लगेज जिसके साथ वो आए थे वापस, तो वो लगेज कहाँ है। तो वो बताती मुझे होटल के रूम में ही उनका लगेज मिल गया था, लेकिन उनके लगेज में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सामान नहीं था, कुछ उनके कपड़े रखे हुए थे, कुछ किताबें थी और कुछ अंडमान आइलैंड से रिलेटेड कुछ क्यूरियोसिटीज़ होती, तो उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके सामान के साथ रखी हुई थी। ही हैड बिन वन ऑफ द ऑफिसर्स इंचार्ज ऑफ द कॉन्विक्ट गार्ड देयर, यानी कि वो वहाँ पर एक इंचार्ज ऑफिसर थे। हैड ही एनी फ्रेंड्स इन टाउन, तो शर्लॉक होम्स उनको पूछते हैं क्या उनका कोई फ्रेंड था टाउन में। Only one that we know of, Major Sholto of his own regiment, the 34th Bombay Infantry। तो बेसिकली जब वो पूछते हैं उनका कोई दोस्त था, तो मिस मॉस्टन बोलती है हाँ उनके एक दोस्त थे, एक ही दोस्त थे उनके, जिनका नाम है मेजर शॉल्टो, जो उन्हीं के साथ उसी रेजिमेंट में काम किया करते थे। द मेजर हैड रिटायर्ड सम लिटिल टाइम बिफोर एंड लिव्ड एट अपर नॉरवुड। तो वो जो मेजर है शॉल्टो जो है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे पहले, और वो कहीं पर अपर नॉरवुड की तरफ जो है वो रहते हैं। वी कम्युनिकेटेड विथ हिम ऑफ कोर्स बट ही डिड नॉट इवन नो दैट हिज ब्रदर ऑफिसर वॉज इन इंग्लैंड। तो मिस मॉस्टन बोलती है कि मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी पता लगाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि मेरे जो फादर है वो इंग्लैंड में आए हैं। अ सिंगुलर केस रिमार्क्ड Holmes, I have not yet described to you the most singular part. About 6 years ago, to be exact, on the 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Mostyn and stating that it would be to her advantage to come forward. There was no name or address appended. अब वो उसको बोलती है कि एक ऐसी चीज़ है, एक अलग बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक ही बात जो है वो मुझे पता है और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वो बात क्या है कि 6 साल पहले, कौन सी डेट को, 4 मई 1882 को एक एडवर्टाइजमेंट आया था। वो एडवर्टाइजमेंट क्या बोलता था न्यूज़पेपर का कि मैरी मॉस्टन जो है उनको अपना एड्रेस जो है वो देना है, और ये उन्हीं के फ़ायदे की बात है अगर वो अपना एड्रेस हमको दे देते हैं। तो देयर वाज नो नेम और एड्रेस अपेंडेड, यानी कि जिसने लिखा था ये मैसेज उसका नाम अता पता कहीं पर भी नहीं था जिसने न्यूज़पेपर में ये ऐड डाली थी। आई हैड एट दैट टाइम जस्ट एंटर्ड द फैमिली ऑफ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नेंस। और उसी वक्त मैंने क्या किया था, ये जो मेरी एम्प्लॉयर है जिसका आपने केस सॉल्व किया था, मैं उसके पास एज अ गवर्नेंस क्या करती थी, काम किया करती थी। बाय हर एडवाइस आई पब्लिश माई एड्रेस इन द एडवर्टाइजमेंट कॉलम। अब क्योंकि मिसेस सेसिल फॉरेस्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि ठीक है अगर कोई तुम्हारा आता पता पूछ रहा है तो तुम देखो आगे क्या हो सकता है, तो उनकी एडवाइस की वजह से मैंने भी अपना जो एड्रेस है वहाँ पर दे दिया था। द सेम डे देयर अराइव थ्रू द पोस्ट ऑफ स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स addressed to me which I found to contain a very large and lustrous pearl। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि इसी के साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया था तो सेम डे पर मेरे पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स आया था और उसके अंदर क्या था, क्या मिला मुझे, आई फाउंड टू कंटेन अ वेरी लार्ज एंड लस्ट्रस पर्ल, यानी कि एक चमकता हुआ क्या मिला मुझे, चमकता हुआ एक मोती मिला मुझे। नो वर्ड ऑफ राइटिंग वॉज एनक्लोज्ड। अब जैसे ही मैंने वो जो पार्सल रिसीव कर लिया तो उसके अंदर एक चमकता हुआ मोती था, लेकिन उसके अंदर किसी तरीके की कोई चिट्ठी या कुछ लिखा हुआ नहीं था। सिंस देन एवरी ईयर अपॉन द सेम डेट देयर हैज़ ऑलवेज अपीयर्ड अ सिमिलर बॉक्स। और उसी दिन से क्या होता है, आज तक मुझे क्या मिलता आया है, सेम बॉक्स मिलता आया है, और उसी के अंदर क्या रहता है, कंटेनिंग अ सिमिलर पर्ल विदाउट एनी क्लू एज टू द सेंडर। और उसी के साथ साथ एक मोती जो है वो उसमें हमेशा मुझे हर 6 साल से मतलब आ रहा है। They have been pronounced by an expert to be of a rare variety and of considerable value। तो उसने पता जब लगाया तो पता चला कि ये जो मोती है ये काफ़ी इस तरीके का, इस किस्म का मोती है जो कि रेयर वैरायटी है, ये हर जगह नहीं मिलता है,
कहीं कहीं जगहों पर ये मिलता है, तो बहुत ही रेयर वैरायटी है इस मोती की, और इसकी जो वैल्यू है वो भी कहीं ज़्यादा है। You can see for yourself that they are very rare handsome. She opened a flat box as she spoke and showed me 6 of the finest pearls that I had ever seen. अब जब वो ये बात शर्लॉक होम्स को बताती है तो ये भी बोलती है आप खुद भी देखो कि कितनी प्रीशियस चीज़ है और कितनी वैल्यूएबल है और कितनी रेयर चीज़ है ये जो अवेलेबल है। तो उसी के साथ बोलते बोलते वो अपना 6 जो पर्ल उसके पास अब तक जमा हो चुके हैं 6 साल से, वो पर्ल उसके सामने वो प्रेजेंट करके उसको बताती है। Your statement is most interesting, said Sherlock Holmes. Has anything else occurred to you? अब वो जो है उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसको? शर्लॉक होम्स को, क्योंकि वो डिटेक्टिव, उसके पास एक यूनिक केस आया है तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने के लिए। तो बोलता है तुम्हारा केस तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हैज़ एनीथिंग एल्स ऑकर्ड टू यू? तो इसी के साथ बोलता है और ऐसी कोई सिचुएशन जो तुमको याद आती है इन 10 सालों में जो तुम्हारे साथ हुई है तो तुम मुझे बता दो। येस, एंड नो लेटर देन टुडे, दैट इज़ वाई आई हैव कम टू यू। उसके बाद से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया है। दिस मॉर्निंग आई रिसीव दिस लेटर विच यू विल परहैप्स रीड फॉर योर सेल्फ। वो बोलती है उसके बाद एक पर्ल के अलावा तो मुझे और कुछ नहीं मिला, लेकिन इस साल कुछ अलग ही बात हुई है। क्या बात हुई है कि मेरे पास एक लेटर आया इस पर्ल के साथ में, तो ये जो लेटर है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए कि इसके अंदर क्या है। थैंक यू सेड होम्स, द एनवेलप टू प्लीज़ पोस्ट मार्क लंडन SW डेट जुलाई। अब वो जो लेटर आया है ये उस लेटर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो है। तो शर्लॉक होम्स ने थैंक यू बोला और लेटर ले लिया। द एनवेलप टू प्लीज़ पोस्ट मार्क लंडन SW डेट जुलाई 7, हम मैंस थम मार्क ऑन कॉर्नर प्रोबेबली पोस्टमैन, बेस्ट क्वालिटी पेपर। अब ये पेपर जो था उसकी क्वालिटी कैसी है, पोस्टमैन जो है उसका थम का प्रिंट था उसके ऊपर, एड्रेस जो है वो दिया हुआ था, डेट जो है वो मेंशन की हुई है, क्वालिटी जो यूज़ की गई है पेपर की वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, पोस्ट मार्क लंडन, एनवेलप टू प्लीज़, प्रोबेबली पोस्टमैन का वो थम का मार्क है उसके ऊपर, बेस्ट क्वालिटी पेपर, एनवेलप सेट 6 pence a packet, particular man in his stationery, no address, be at the 3rd pillar from the left outside the Lyceum Theatre tonight at 7 o'clock। यानी कि ये उसके अंदर एक्चुअल जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो मेंशन है वो ये है कि लीसियम थिएटर जो है वहाँ पर तुमको आना है आज रात को at 7 o'clock। तो बी एट द 3rd पिलर फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड, यानी लीसियम थिएटर का जो लेफ्ट साइड से तीसरा पिलर होगा वहाँ पर आना है। इफ़ यू आर डिस्ट्रस्टफुल ब्रिंग 2 friends, यू आर अ रॉन्ग्ड वुमन एंड शैल हैव जस्टिस। तो वो उसको बोलता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो आप अपने साथ और 2 दोस्त जो है वो उनको लेकर आ सकते हो। डो नॉट ब्रिंग पुलिस, इफ़ यू डू ऑल विल बी इन वेन। तो वो उसको बोलता है कि पुलिस को साथ में मत लेकर आना, क्योंकि अगर तुम उनको लेकर आओगे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। योर अननोन फ्रेंड, वेल रियली दिस इज़ अ वेरी प्रिटी लिटिल मिस्ट्री, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू मिस मॉस्टन। तो वो लेटर में जो लिखा है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि तुम्हारा एक अननोन फ्रेंड हूँ मैं। तो वो उसको पूछता है कि इसके साथ साथ तुम्हारा ये जो केस है काफ़ी मिस्ट्री है, काफ़ी पजल है इसके अंदर, तो व्हाट डू यू इंटेंड टू डू मिस मॉस्टन। तो वो उसको पूछता है अब तुमने आगे क्या सोचा है मिस मॉस्टन, ये जो लेटर लिखा है इसके बाद आपने आगे जो है वो क्या सोच रखा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क यू। तो जैसे ही शर्लॉक होम्स ने उनको पूछा कि ये लेटर मिलने के बाद जिसने बोला है आपको, सामने वाले ने आपको मिलने बुलाया है, तो अब आपका क्या आगे इंटेंशन है, आपका इरादा क्या, आप क्या करना चाहते हो। तो मिस मॉस्टन बोलती है यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। देन वी शैल मोस्ट सर्टनली गो। तो अब वो बोलता है कि तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग को जाना चाहिए, हम चले जाते हैं। यू एंड आई एंड येस वाई डॉक्टर वॉटसन, वाई डॉक्टर वॉटसन इज़ द वेरी मैन योर करस्पॉन्डेंट सेज 2 friends, ही एंड आई हैव वर्क टुगेदर बिफोर। तो वो बोलता है कि तुम और मैं जाएंगे, ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डॉक्टर वॉटसन जो है उसको भी ले लेते हैं, भले आप इसको नहीं जानते हो, लेकिन जो सामने वाला है उसने दो और फ्रेंड्स को साथ में लेकर आओ ये बोला है। तो मैंने तो डॉक्टर वॉटसन के साथ बहुत साल काम किया है, तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर वॉटसन को भी हम साथ में लेकर चले, तो हम तीनों जो है वो चले जाएंगे। But would he come? She asked, with something appealing in her voice and expression. I should be proud and happy, said I fervently. तो क्या वो आएंगे? जो मिस मॉस्टन है वो सवाल पूछती है शर्लॉक होम्स को, आपके फ्रेंड को आप लेकर आ रहे हो, लेकिन क्या वो आएंगे? तो थोड़ा सा सोचते हुए ये वो सवाल पूछती है। I should be proud and happy, said I fervently. If I can be of any service, यू आर बोथ वेरी काइंड, शी आंसर। तो डॉक्टर वॉटसन जो है वो रिप्लाई करते हैं और क्या बोलते हैं कि ज़रूर, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी कोई मदद के या तुम्हारे कोई काम आ सकूँ तो। यू आर बोथ वेरी काइंड। तो वो उनको बोलती है आप दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान हो। आई हैव लेड अ रिटायर्ड लाइफ एंड हैव नो फ्रेंड्स हुम आई कुड अपील
2. If I am here at 6 it will do I suppose. तो बोलता है मैंने एक ऐसी लाइफ निकाली है जहाँ पर मैं रिटायर हो चुका हूँ ऑलरेडी और अभी मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, तो इफ़ आई एम हियर एट 6 इट विल डू आई सपोज। तो वो पूछते हैं अगर मैं यहाँ 6 बजे तक आ जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। यू मस्ट नॉट बी लेटर सेड होम्स। तो होम्स बोलते हैं उसके बाद मत आना, उसके पहले पहले तक आ जाना। देर इज़ वन अनदर पॉइंट हाउएवर, इज दिस हैंड राइटिंग द सेम एज दैट अपॉन द पर्ल बॉक्स एड्रेसेस। तो शर्लॉक होम्स पूछते हैं ये जो लेटर आपको मिला है मिस मॉर्स्टन, इसके ऊपर जो हैंड राइटिंग है और जो पर्ल बॉक्स के ऊपर एड्रेस आता है, क्या दोनों हैंड राइटिंग सेम है? I have them here, she answered, producing half a dozen pieces of paper. तो वो बोलती है रुको मेरे पास सारी जो पैकेट्स आते हैं वो सब कुछ हैं, तो सब कुछ निकाल कर क्या करती है सामने एज प्रूफ रख देती है। You are certainly a model client. You have the correct intuition. Let us see now. तो बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छे क्लाइंट हो, मतलब सारा सबूत जो है वो अपने साथ लेकर घूमते हो, बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। He spread out the papers upon the table and gave little darting glances from one to the other. अब वो डिटेक्टिव है तो उसका काम तो है ही जांच पड़ताल करने का, तो वो क्या करता है जितने पेपर्स उसको हैंड ओवर करती है सब टेबल के सामने क्या करता है बिछा कर रख देता है। अब ध्यान से एक एक हैंड राइटिंग को, एक एक वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, सब कुछ जो लिखा है उस लेटर्स में वो उनको देखते रहता है। They are disguised hands except the letter, he said presently, but there can be no question as to authorship. See how the irrepressible Greek will break out and see the twirl of the finals. They are undoubtedly by the same person. I should not like to suggest false hopes, Miss Mostyn, but is there any resemblance between his hand and that of your father? तो बोलता है जिसने भी ये लेटर लिखा है वो सेम इंसान है जो लेटर भी लिखा है और जो आपको पार्सल जो है हर बार वो भेज ही रहा है, तो कोई अलग इंसान नहीं है, सेम इंसान है। लेकिन क्या इसका कोई तुम्हारे फादर से लेना देना है, उनकी हैंड राइटिंग से लेना देना है क्या कुछ? एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है आपके फादर गायब है, वही कहीं से भेज रहे होंगे। डिटेक्टिव है, उसका काम है शक करना, तो वो हर किसी पर करेगा। तो वो इसी तरीके से बोलता है क्या इसमें कोई तुम्हारे फादर का कुछ रोल हो सकता है? Nothing could be more unlike. I expected to hear you say so. We shall look out for you then at 6. ओके वो बोलती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। सो वी शैल लुक आउट फॉर यू देन एट 6. प्लीज़ अलाउ मी टू कीप द पेपर्स, आई मे लुक इन टू द मैटर बिफोर देन, इट इज़ ओनली 3:30. तो वो क्या बोलता है उसको कि जैसे वो मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मिस्टर होम्स जो है वो बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपका यही जवाब होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को 6 बजे मिलते हैं, लेकिन ये जो पेपर्स हैं ये मैं फ़िलहाल अपने ही पास रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी है, तो ये मेरे ही पास रहेंगे। आई मे लुक इनटू द मैटर बिफोर देन, यानी अब मैं देखता हूँ आगे क्या कर सकते हैं। इट इज़ ओनली 3:30, यानी कि अभी जो है बहुत टाइम हमारे पास में बाकी है। और रिवॉयर देन, और रिवॉयर बच्चों गुड बाय बोला जाता है फ्रेंच में, तो और रिवॉयर बोला जाता है उसको। और रिवॉयर said a visitor, and with a bright kindly glance from one to the other of us, she replaced her pearl box in her bosom and hurried away. अब और रिवॉयर जो है हमारा जो विजिटर है यानी मिस मॉस्टन है वो भी बोलकर चले गई। with a bright kindly glance from one to the other of us, यानी हम दोनों को देखते हुए एकदम चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आ गई थी उसके, और गुड बाय बोलते हुए वो भी चले गई, और अपना जो पर्ल बॉक्स है वो, अपना जो पर्ल है वो भी लेते हुए चले गई। Standing at the window, I watched her walking briskly down the street until the grey turban and white feather were but a speck in the somber crowd. यानी कि अब ये जो डॉक्टर वॉटसन है ये क्या कर रहे हैं, उसको देखे जा रहे कब तक, जब तक वो उतर के जा रही है, जब तक वो भीड़ में एकदम मिक्स नहीं हो जाती और पहचाने नहीं जाती, तब तक वो उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। What a very attractive woman, I exclaimed, turning to my companion. अब ये जो है डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं क्या ही अट्रैक्टिव, कितनी अट्रैक्टिव औरत है ये जिसको मैंने देखा है, कितनी अच्छी लेडी है जिसको मैं देख रहा हूँ। ये किसको बोलते हैं, शर्लॉक होम्स को, जो उसके कंपेनियन है, उनके पार्टनर है, उसको बोल रहे हैं। ही हैड लिट हिज पाइप अगेन एंड वॉज leaning back with drooping eyelids. Is she? He said languidly. I did not observe. तो शर्लॉक होम्स जो है वो बोलते हैं अच्छा बहुत ही अट्रैक्टिव वुमेन है, ऐसा बोलते हैं, और फिर बोलते हैं मैंने तो उसको ऑब्जर्व नहीं किया, मैं तो उसको नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, और अपने काम में वापस इन्वॉल्व हो जाते हैं। यू रियली आर अ ऑटोमेटन, अ कैलकुलेटिंग मशीन, आई क्राइड. There is something positively inhuman in you at times. He smiled gently. It is of the first importance, he said, not to allow your judgment to be biased by personal qualities. तो यहाँ पर जब वो शर्लॉक होम्स को बोलते हैं तुम यार इंसान भी हो, तुम सिर्फ एक कैलकुलेटिव मशीन हो जो सिर्फ काम पे फोकस करते हो, ज़्यादा इंसानों की तरफ नहीं देखते हो। तो शर्लॉक होम्स बोलते हैं मेरा जो काम है उसमें मैं बायस्ड नहीं हो सकता हूँ, किसी के साथ अनफेयर नहीं हो सकता हूँ, एक इंसान की सिर्फ कुछ क्वालिटी देखकर मैं फिसल नहीं सकता हूँ, काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर काम करना पड़ता है।
नॉट टू अलाउ योर जजमेंट टू बी बायस्ड बाय पर्सनल क्वालिटीज, अ क्लाइंट इज टू मी अ मियर यूनिट, अ फैक्टर इन द प्रॉब्लम। यानी मेरे लिए जो मेरा क्लाइंट है, मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेकर, वो सिर्फ एक यूनिट है मेरे पास काम करने के लिए, उससे ज़्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। द इमोशनल क्वालिटीज आर एंटेगोनिस्टिक टू क्लियर रीजनिंग, यानी कि इमोशनल क्वालिटीज़ जो है उनको मैं बीच में नहीं लाता हूँ, इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। आई अश्योर यू दैट द मोस्ट विनिंग वुमेन आई एवर नो वॉज हैंग्ड फॉर पॉइजनिंग 3 little children for the insurance money, and the most repellent man of my acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor। यानी कि अब वो क्या बोल रहे हैं, बोलते मैं इमोशंस के ऊपर काम क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी औरत को देखा है जिसने 3 अपने छोटे छोटे बच्चों को पॉइजन पिला दिया ताकि उसके इंश्योरेंस का पैसा जो है वो उस औरत को मिल जाए। तो मैं कैसे किसी की इमोशनल क्वालिटी के ऊपर ध्यान दूँ, कोई कितना ब्यूटीफुल दिखता है, कितना इनोसेंट दिखता है, कितना चार्मिंग है, कितना अट्रैक्टिव है, ये सारी चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है। मेरे लिए जो क्लाइंट है वो एक ऐसा फैक्टर है जो मेरी प्रॉब्लम के बीच में आया हुआ है। उसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल देते हुए देखा है, रिपेलेंट मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस, यानी कि मेरी पहचान में एक ऐसा आदमी है जो जिसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, इज़ अ फिलेंथ्रोपिस्ट हु हैज स्पेंट नियरली $250,000 अपॉन द लंडन पुअर। यानी एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो कि क्या है, जो कि लंदन में जितने भी गरीब है उनके उस सबसे ज़्यादा पैसा जो है उसने खर्चा किया है उन लोगों के ऊपर, बावजूद इसके उसको ऐसा लगता है हमेशा कि मैंने कुछ नहीं किया है लोगों के लिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग इंसान होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो हमको इमोशंस में जो है वो नहीं बहना चाहिए। इन दिस केस हाउएवर आई नेवर मेक एक्सेप्शंस, an exception disproves the rule. Have you ever had occasion to study character in handwriting? What do you make of this fellow's scribble? तो बेसिकली वो बोलते हैं इन दिस केस, और ये जो केस है उसके ऊपर वो बोलते हैं मैं कोई एक्सेप्शन इस केस में भी नहीं रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं है पुराने केसेस को देखूँ और अभी के केसेस को देखूँ तो मैं अपने इमोशंस में बह जाऊँ, ये केस भी मेरे लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कभी ऐसा चांस मिला है, जो भी हमारी हैंडराइटिंग होती है उसमें जो भी हम लिखते हैं, क्या कभी तुमने उनको ध्यान से देखा है या पढ़ा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस फेलो स्क्रिबल? तो यानी इसको राइटिंग बताते हुए बोलते हैं कि इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। इट इज़ लेजिबल एंड रेगुलर, आई आंसर्ड, अ मैन ऑफ बिजनेस हैबिट्स एंड सम फोर्स ऑफ कैरेक्टर। यानी वो बोलता है ये जो राइटिंग है तो रेगुलरली जो लिखते हैं लोग जिस तरीके से वैसी लिखी हुई है, और हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन की हैबिट होगी, तो सम फोर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कि फास्ट अगर लिख रहा होगा कोई तो उसी हिसाब से उसने लिख दिया होगा। Holmes shook his head. Look at his long letters, he said. They hardly rise above the common herd. That D might be an A and that I and that one an E. यानी कि ये जो लेटर है जो वो पढ़ रहे हैं, अब डिटेक्टिव जो है हमारे शर्लॉक होम्स वो किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो लेटर में लिखा हुआ है उसकी एक एक वर्ड्स, एक एक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो लॉन्ग लेटर्स के ऊपर फोकस करने बोलते हैं। ये देखो लॉन्ग लेटर्स किस तरीके से, दे हार्डली राइज अबाउट द कॉमन हर्ड, यानी कि हार्डली वो जो है जो जिस तरीके से लिखे जाना चाहिए उससे ज़्यादा वो नहीं है। अब ये जो डी लिखा हुआ है हो सकता है कि वो ए हो, एंड दैट वन एन ई। Men of character always differentiate their long letters, however illegibly they may write। यानी कि जो इंसान अच्छे ये होते हैं जो लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी भी अपनी जो हैंड राइटिंग है वो कभी किसी के लिए चेंज नहीं करते हैं, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी लिखने की स्टाइल होती है वो हमेशा कॉमन रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। देयर इज़ वैसिलेशन इन हिज केस एंड सेल्फ एस्टीम इन हिज कैपिटल्स। यानी कि उसके जो के है उसकी तरफ ध्यान दो और उसके साथ साथ उसने जो कैपिटल्स लिखे हैं उसके ऊपर भी फोकस करो। आई एम गोइंग आउट नाउ, आई हैव सम फ्यू रेफरेंसेस टू मेक। लेट मी रिकमेंड दिस बुक, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एवर पेंड। इट इज़ विनवुड रीड्स मार्टियरडोम ऑफ मैन। आई शैल बी बैक इन एन आवर। तो वो क्या बोलता है, डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं कि चलो ठीक है, मुझे कुछ काम है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे किसी को एक बुक जो है वो रिकमेंड करनी है। तो बुक का नाम है मार्टियरडोम ऑफ मैन। आई शैल बी बैक इन एन आवर, और मैं 1 घंटे में करीब करीब वापस आ जाऊँगा। I sat in the window with the volume in my hand, but my thoughts were from the daring speculations of the writer. My mind ran upon our late visitor, her smiles, the deep rich tones of her voice, the strange mystery which overhung her life। यानी कि अब वो बोलते हैं मैं अपने विंडो के पास जाकर बैठा हुआ था और विद द वॉल्यूम इन माई हैंड बट माई थॉट्स, अब वो कुछ शायद सुन रहे होंगे तो उसका वॉल्यूम उन्होंने फुल करके रखा हुआ है, उसी के साथ साथ वो देख रहे, सॉरी वॉल्यूम हियर मीन्स जो वो बुक जो है वो पढ़ रहे हैं वो उनके हाथ में बुक है, तो उसी को हाथ में रखते हुए बट माई थॉट्स वेर फार फ्रॉम द डेयरिंग स्पेकुलेशंस ऑफ द राइटर। यानी कि जो कुछ भी उस बुक में
में लिख रखा है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। इंस्टेड जो आई थी हमारे पास विजिटर, मैं उसकी तरफ उसके ऊपर ही मेरा पूरा ध्यान है कि उसकी स्माइल किस तरीके की थी, किस तरीके का उसका वॉइस का टोन था, और उसी के साथ साथ ये जो घटना घटी उसकी लाइफ में किस तरीके से उसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर रखा है। If she were 17th at the time of her father's disappearance, she would be 77 and 20 now. ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर वो अपने फादर के डिसअपियरेंस के टाइम पर उसकी एज अगर 17 थी, if she was 17 at the time of her father's disappearance, she must be 7 and 20 now. A sweet age when youth has lost its self-consciousness and become a little sobered by experience. तो अब जिस एज में है वो एक ऐसी एज में पहुंच गई है यहाँ पर जहाँ पर क्या है, अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आप अपनी टेंडरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस लूज़ कर देते हो और थोड़े से एक्सपीरियंस्ड इंसान हो जाते हो, लाइफ की कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर देते हो, तो थोड़े से सोबर हो जाते हो आप। So I sat and mused until such dangerous thoughts came into my head that I hurried away to my desk and plunged furiously into the latest treatise upon pathology. तो यही सोचते हुए मैं बैठ गया और उसी के साथ साथ कुछ डेंजरस थॉट्स होते हैं उनके माइंड में आते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने डेस्क की तरफ जाते हैं और जाकर किस चीज़ को देखते हैं, पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ वो क्या करते हैं, अपना डिटेक्टिव का काम वो भी जो है वो शुरू कर देते हैं। वॉट वॉज आई, एन आर्मी सर्जन विद अ वीक लेग एंड अ वीकर बैंकिंग अकाउंट। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है जब वो रिटर्न जाते हैं तो अपनी पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी उन्होंने काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उसके बारे में अब वो सोचते हैं कि मैं क्या था, एक आर्मी में सर्जन था विद अ वीक लेग। अब उनका लेग जो है उसके बारे में बता रहे, मेरा लेग बहुत वीक था, एंड अ वीकर बैंक अकाउंट दैट आई शुड डेयर टू थिंक ऑफ सच थिंग्स। और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी अच्छा नहीं है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। शी वॉज अ यूनिट, अ फैक्टर, नथिंग मोर। If my future were black, it was better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will or the whips of the imagination. तो she was a unit, a factor, nothing more. तो शोलक होम्स का कहना सही है कि वो सिर्फ एक यूनिट है, एक फैक्टर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ साथ if my future were black, it was better surely to face it like a man. और अगर आगे मेरा फ्यूचर ख़राब है तो बेटर है कि मैं उसको उसी तरीके से क्या करूँ, फेस करूँ और उस एक मैन की तरह उस प्रॉब्लम को फेस करूँ, like a man, than to attempt to brighten it by mere will or the whims of the imagination. और ना कि उसको सिर्फ अपने इमेजिनेशन में ब्राइट बनाने की कोशिश कर। तो आगे मेरा जो भी फ्यूचर होगा उस फ्यूचर को मैं क्या करूँगा, फेस करने वाला हूँ। इसके साथ साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है, जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द केस था। चैप्टर 3 जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।